नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम मध्यकालीन भारत, उस समय की राजनीति, समाज और संस्कृति पर चर्चा करेंगे, जो 8वीं से 17वीं सदी के मध्य का भारत था। इसमें हम अफगानों के चरमोत्कर्ष इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। भारतीय इतिहास लेखन में अफगानों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि वे आरंभ से ही भारतीय मुसलमानों के बीच एक महत्वपूर्ण तत्व रहे हैं। महमूद गजनवी की सेना में भी अफगान थे और वे तुर्की सेनाओं में भी थे। बलबन के दौर में उत्पाती तत्वों को नियंत्रित करने के लिए अफगानों को दोआब और मेवों के इलाकों में बसाया गया। खलजी हालांकि अफगान नहीं थे, पर अफगानिस्तान से उनका गहरा संबंध था और उनकी सेनाओं में अफगान तत्वों की अवश्य वृद्धि हुई होगी। बहलोल लोदी के काल में बड़ी संख्या में अफगान भारत आए। अफगानों की एक विशेषता यह थी कि दूसरों के विपरीत वे गांवों में बसने तथा किसान और सैनिक दोनों बनने के लिए तैयार रहते थे। उनमें कबीलाई एकता की जबरदस्त भावना थी। इसके कारण एक ओर उनका एकजुट हो पाना मुश्किल होता था, तो दूसरी ओर अपने कबीलाई नेता के साथ उनका मजबूत संबंध होने के कारण किसी दुस्साहसी नेता के लिए अफगान सैनिकों का एक बड़ा दस्ता रण क्षेत्र में उतारना संभव हो पाता था। तुर्क अमीरों यानी कुलीनों के विपरीत अफगान अपेक्षाकृत सादा जीवन बताने के लिए तैयार रहते थे। इसी कारण मुगलिया दौर में अफगान अमीरों पर अक्सर छींटे कसे जाते थे कि वे सामाजिक गरिमा से वंचित हैं और गवारों की तरह रहते हैं। बहुत से अफगान अमीर देहातियों की तरह ही रहते थे। अफगानों के हिंदुओं के साथ घनिष्ठ सामाजिक और राजनीतिक संबंध थे। इसकी पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि उनमें से अनेक को साधारण हिंदुओं से मेल खाते नाम दिए गए या उन्होंने ऐसे नाम अपना लिए। मसलन सुल्तान सिकंदर का वजीर मियाँ भुआ कहलाता था। आगे चलकर काला पहाड़ नाम का एक और मशहूर अफगान योद्धा सामने आया। इसका निश्चित ही मतलब यह नहीं है कि कभी कभी अफगान शासकों ने इस्लाम के समर्थकों की तरह व्यवहार करने और गैर इस्लामी माने जाने वाले कृत्यों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश नहीं की। उदाहरण के लिए सिकंदर लोदी ने मथुरा में अनेक मंदिरों को नष्ट किया और हजामों को भक्तों के सिर मूंडने से मना कर दिया। इसी तरह बहराइच में शाह मसूद गाजी के उर्स वाले जुलूस में मुसलमान औरतों के भाग लेने पर भी रोक लगा दी गई। राजनीतिक क्षेत्र में कुछ लोदी सुल्तानों ने कई हिंदू राजाओं से घनिष्ठ संबंध बनाया और उनमें से कुछ को अमीर का दर्जा भी दिया। उदाहरण के लिए शमशाबाद का रायकरण, कंपिल और पटियाली का राजा प्रताप और राय किलान बहलोल लोदी के अमीर थे। संभवतः अफगान शक्ति संरचना में कुछ राजपूतों के इसी राजनीतिक समावेश का परिणाम था कि कुछ अफगान सरदार मुगलों के खिलाफ संघर्ष में राणा सांगा और राणा प्रताप जैसे राजपूत शासकों की सहायता के लिए तत्पर पाए गए। बाबर ने जब ऊपरी दोआब को जीता तो उसने गंगा की वादी और बिहार में अफगान सरदारों को मजबूती से जमा पाया। उसने उनमें से अनेक को अपनी ओर खींचने का प्रयास किया और यह पेशकश की कि उनके एकते उनके पास ही रह जाएंगे। यह हिसाब लगाया गया कि बाबर ने अपने हिंदुस्तानी साम्राज्य के कुल क्षेत्रफल का एक चौथाई भाग अफगान सरदारों को ही दे दिया था। फिर भी अनेक अफगानों ने पासा बदल लिया और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जौनपुर के इर्द गिर्द, जहाँ स्वतंत्रता की शर्की परंपराएं अभी भी मौजूद थीं और मजबूत थीं, और बिहार में एक स्वतंत्र अफगान राज्य बनाने का प्रयास किया। अब बात करते हैं शेरशाह के उदय की। शेरशाह का उदय। शेरशाह के आरंभिक जीवन के बारे में कुछ अधिक मालूम नहीं है। उसका मूल नाम फरीद था। उसके पिता जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे। अपने पिता की जागीर संभालते हुए फरीद ने ठोस प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। इब्राहिम लोदी की हार और मौत के बाद तथा अफगानों में फैली अफरा तफरी के कारण वह सबसे महत्वपूर्ण अफगान सरदारों में से एक के रूप में उभरा। उसके संरक्षण ने उसे एक उसके संरक्षक ने उसे एक शेर को मारने पर शेर खान का नाम दिया। शेर खान बिहार के शाह का दाहिना हाथ और बिहार का वास्तविक शासक बनकर उभरा। बिहार का शासक तो उसका बस नाम मात्र का ही स्वामी था। ये बातें बाबर की मृत्यु से पहले की हैं। अनेक धनी विधवाओं से विवाह शेर खान के उदय में सहायक रहा। मसलन लॉर्ड मलिका का पति चुनार के किले का कमांडर था। वह जब मरा तो किला और उसकी संपत्ति उसकी विधवा के हाथों में आ गए, जिसे अब सहायता और संरक्षण की आवश्यकता थी। शेर खान ने उससे विवाह कर लिया।
इसी तरह उसने गाजीपुर के नसीर खान नूहानी की संतानहीन विधवा और मियाँ मोहम्मद काला पहाड़ की विधवा से विवाह किया। शेर खान तब 40 वर्ष से थोड़ा सा ही ऊपर था। बिहार के शासक मोहम्मद शाह की मृत्यु के कुछ समय बाद राज्य के मामले उसकी विधवा दूदू के हाथों में आ गए। एक नाबालिग बेटे को नियुक्त तो किया गया, पर जल्द ही राज्य के सारे मामले शेर खान के हाथों में आ गए, जिसे दूदू का पूरा विश्वास प्राप्त था। बिहार पर बंगाल के शासक नुसरत शाह के अनेक हमलों के बाद शेर खान ने बिहार के अफगानों को अपनी ओर मिलाकर जवाबी कार्रवाई की और 1534 में बंगाल के शासक को सूरजगढ़ की लड़ाई में करारी मात दी। जल्दी उसने अपने आप को बंगाल का लगभग स्वामी जैसा बना लिया। इस तरह शेर खान का उदय कोई अकस्मात नहीं हुआ। अब वह वही मामूली सरदार नहीं था जिसे हुमायूं ने चुनार में घेरा था और मुगलों की अधिराजी मानने के लिए मजबूर कर दिया था। अब वह बिहार का और बंगाल का भी स्वामी था और उसके पास भारी संसाधन थे, जिनके बूते पर उसने हुमायूं को हराया। लेकिन शेर खान के अपने सैन्य कौशल के बिना यह संभव भी नहीं होता। शेरशाह और सूर्य साम्राज्य 1540 से 1555। शेरशाह दिल्ली के तख्त पर कोई 54 वर्ष की आयु में बैठा। शेरशाह ने मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य पर शासन किया। उसका साम्राज्य बंगाल से लेकर कश्मीर को छोड़ दिया जाए सिंध तक फैला हुआ था। पश्चिम में उसने मालवा और लगभग पूरे राजस्थान को जीता। मालवा तब कमज़ोर और अस्त व्यस्त था तथा प्रतिरोध करने की हालत में नहीं था। मालवा की मुहिम के दौरान ही एक ऐसी घटना घटी जो शेरशाह के नाम पर कलंक है। चंदेरी के शक्तिशाली दुर्ग के रक्षक पूरनमल ने सुरक्षित निकल जाने देने के पक्के वादे पर किला खाली कर दिया, लेकिन उस पर उसके 1000 राजपूतों के दल पर और उसके परिवारों पर किले के बाहर धोखे से हमला किया गया और उन्हें मार डाला गया। उलेमाओं ने फतवा दिया कि काफिरों से किए गए वादे का पालन करना आवश्यक नहीं है और यह कि पूरनमल दंड का पात्र था क्योंकि उसने मुसलमानों पर जुल्म ढाए थे तथा मुस्लिम स्त्रियों को अपने घर में रख छोड़ा था। राजस्थान की स्थिति मालवा से भिन्न थी। मारवाड़ का राजा मालदेव, जो 1532 में गद्दी पर बैठा था, तेजी से पूरी पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान पर अपना नियंत्रण जमा चुका था। शेर खान के साथ हुमायूं के टकराव के दौरान उसने अपने इलाके और फैलाए। जैसलमेर के भाटियों की सहायता से उसने अजमेर को जीता। अपनी विजय यात्रा के दौरान उसका मेवाड़ समेत इस क्षेत्र के सभी शासकों से टकराव हुआ। उसका सबसे हाल का कारनामा बीकानेर को जीतना था। इस टकराव में बीकानेर का राजा बहादुरी के साथ प्रतिरोध करते हुए मारा गया। उसके बेटों कल्याणदास और भीम ने शेरशाह के दरबार में शरण ली। दूसरे बहुत से लोगों ने भी, जिनमें उसका संबंधी मेड़ता का बीरम देव उसने भी, जिसे मालदेव ने उसके पुश्तैनी ठिकाने से बेदखल कर दिया था, उसने भी शेरशाह के दरबार का रास्ता पकड़ा। यह लाजमी था कि राजस्थान में अपने तत्वावधान में मालदेव ने एक विशाल केंद्रीकृत राज्य बनाने का जो प्रयास किया, उसे दिल्ली और आगरा के शासक अपने लिए खतरा समझते थे। कहा जाता था कि मालदेव के पास 50,000 की सेना थी। फिर भी इसका कोई प्रमाण नहीं है कि मालदेव की दिल्ली या आगरा पर ललचाई दृष्टि थी। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। पहले की तरह अब भी रणनीतिक महत्व वाले पूर्वी राजस्थान पर वर्चस्व का प्रयास दोनों के बीच झगड़े की जड़ था। अजमेर और जोधपुर के बीच समेल में राजपूत और अफगान सेनाओं का टकराव 1544 में हुआ। कोई एक माह की झड़पों के बाद मालदेव को लगने लगा कि एक शक्तिशाली तोपखाने के बिना बेहद मजबूत खेमेबंद अफगान सैन्य दल पर आक्रमण करना आत्मघाती होगा। इसलिए वह पीछे हटकर जोधपुर और सीवान जाना चाहता था कि प्रतिरक्षा की बेहतर तैयारी कर सके। मालदेव को अलग अलग ढंग से सलाह मिल रही थी। कुछ राजपूत सरदार किसी भी तरह पीछे हटने को अपमानजनक मानते थे। इसी समय शेरशाह ने यह चाल चली कि उसने मालदेव के खेमे के पास कुछ पत्र फेंकवा दिए जो राजपूत सेनापति को संबोधित करते थे और इस कारण मालदेव के मन में अपने कुछ सरदारों की निष्ठा को लेकर शंका पैदा हो गई। इसके कारण मालदेव ने अपनी अधिकांश सेना को पीछे जोधपुर तक हटा लिया। कुछ राजपूत सरदारों ने पीछे हटने से मना कर दिया। लगभग 10,000 की छोटी सी सेना लेकर उन्होंने शेरशाह के केंद्र भाग पर जबरदस्त हमला किया और उसकी सेना में अफरा तफरी मचा दी।
अधिक संख्या बल और अफगान तोपों ने जल्द ही राजपूतों के आक्रमण को रोक दिया और राजपूतों की हार हुई। समेल की लड़ाई ने राजस्थान का भाग्य तय कर दिया। शेरशाह ने अब अजमेर और जोधपुर को घेरा डालकर जीत लिया तथा मालदेव को सीवाना के किले में पनाह लेने के लिए मजबूर कर दिया, जहां जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह अब मेवाड़ की ओर मुड़ा। राणा विरोध करने की स्थिति में नहीं था और उसने चित्तौड़ की चाबियां शेरशाह को भिजवा दी, जिसने आबू पर्वत तक अपनी चौकियां बनाई। इस तरह 10 माह की छोटी सी अवधि में शेरशाह ने लगभग पूरे राजस्थान को रौंद डाला। उसका अंतिम अभियान कालिंजर के खिलाफ था। यह मजबूत किला बुंदेलखंड की कुंजी था। घेराबंदी के दौरान एक तोप फटी और शेरशाह बुरी तरह घायल हो गया। किले पर अधिकार हो जाने की खबर सुनने के बाद वह चल बसा। यह 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु हो गई। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका दूसरा बेटा इस्लाम शाह बना, जिसने 1553 तक शासन किया। इस्लाम शाह एक योग्य शासक और सेनापति था, पर उसकी अधिकांश ऊर्जा उसके भाइयों के विद्रोह तथा अफगानों के कबीलाई झगड़ों की भेंट चढ़ गया। इन बातों ने तथा एक नए मुगल हमले की हमेशा मौजूद खतरे ने इस्लाम शाह को अपना साम्राज्य बढ़ाने का प्रयास करने से रोका। लेकिन मरने से पहले उसने अनेक प्रशासनिक सुधार किए, जिनको शेरशाह द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में समझा जा सकता है। कम ही आयु में उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। इसके कारण हुमायूं को वह अवसर मिल ही गया अपना भारतीय साम्राज्य वापस पाने के लिए, जिसकी उसे तलाश थी। 1555 में हुए 2 संगीन युद्धों में उसने अफगानों को हराकर दिल्ली और आगरा पर फिर से अधिकार जमा लिया। अब बात करते हैं शेरशाह के योगदान की। सूर साम्राज्य को कई अर्थों में दिल्ली सल्तनत का सातत्य और चरमोत्कर्ष कहा जा सकता है, जिसमें बाबर और हुमायूं का आगमन उस सातत्य में एक विघ्न मात्र ही कहा जा सकता है। साम्राज्य के कोने कोने में कानून और व्यवस्था की पुनर्स्थापना शेरशाह के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में एक था। उसने डाकुओं और रहजनों का सख्ती से दमन किया और उन जमींदारों का भी जिन्होंने मालगुजारी देने से या सरकार का आदेश मानने से इनकार कर दिया था। शेरशाह के इतिहासकार अब्बास खान सरवानी का कथन है कि जमींदार इस कदर डर गए कि उनमें से कोई भी उसके खिलाफ बगावत का परचम उठाने या अपने इलाकों से गुजर रहे यात्रियों को सताने का साहस नहीं कर सकता था। शेरशाह ने अपने साम्राज्य में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने तथा संचार व्यवस्था को सुधारने पर बहुत ध्यान दिया। सिंधु नदी से लेकर बंगाल में सोनार गांव जाने वाली उस पुरानी शाही सड़क की शेरशाह ने मरम्मत कराई, जिसे काफ़ी समय तक ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता रहा। उसने आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक भी एक सड़क बनवाई, जो स्पष्ट है कि गुजरात के बंदरगाहों तक जाने वाली सड़क से जुड़ जाती थी। उसने लाहौर से मुल्तान तक एक तीसरी सड़क बनवाई। मुल्तान उस समय पश्चिम और मध्य एशिया जाने वाले काफिलों का प्रस्थान बिंदु होता था। यात्रियों की सुविधा के लिए शेरशाह ने इन सड़कों के किनारे हर 2 कोस लगभग 8 किलोमीटर पर एक सराय का निर्माण कराया। सराय एक किलाबंद आवास होती थी, जहां यात्री रात गुजार सकते थे और अपने सामान को सुरक्षित भी रखवा सकते थे। इन सरायों में हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग कमरे बनाए गए थे। हिंदू यात्रियों को बिस्तर और भोजन तथा उनके घोड़ों को दाना देने के लिए ब्राह्मण नियुक्त किए गए थे। अब्बास खान का कहना है कि इन सरायों का कायदा था कि जो भी इनमें आता सरकार से अपने पद प्रतिष्ठा के अनुरूप उपयुक्त भोजन आदि तथा अपने मवेशियों के लिए दाना पानी पाता। सरायों के इर्द गिर्द गांव बसाने के प्रयास किए गए और इन गांवों में सरायों के खर्च के लिए ज़मीनें अलग कर दी गईं। हर सराय में एक शहना यानी हाकिम के अधीन अनेक पहरेदार होते थे। कहते हैं कि शेरशाह ने कुल 1700 यानी 1700 सराय बनवाई। इनमें से कुछ आज भी मौजूद है, जिससे पता चलता है कि वे कितनी मजबूत रही होंगी। उसकी सड़कों और सरायों को साम्राज्य की धमनियाँ कहा जाता है। उनसे देश में व्यापार और वाणिज्य में तेजी आई। अनेक सराय मंडियों यानी कस्बों में परिवर्तित हो गई, जहां किसान अपनी उपज बेचने के लिए आया करते थे। इन सरायों का उपयोग डाक चौकियों के रूप में भी किया जाने लगा। इन डाक चौकियों के गठन का वर्णन पहले के एक अध्याय में किया जा चुका है। इनकी सहायता से शेरशाह अपने विशाल साम्राज्य के घटनाक्रमों की जानकारी रखता था।
व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन देने के लिए शेरशाह ने दूसरे सुधार भी किए। उसके पूरे साम्राज्य में मालों पर शुल्क केवल दो स्थानों पर लगता था। बंगाल में पैदा या बाहर से आयातित माल पर सीमा शुल्क बंगाल और बिहार की सीमा पर स्थित सकरी गली में लिया जाता था, तथा पश्चिम और मध्य एशिया से आने वाले मालों पर सिंधु नदी के किनारे लिया जाता था। कहीं भी दूसरी जगह सड़कों और नावों पर या नगरों में सीमा शुल्क लेने की अनुमति किसी को नहीं थी। दूसरी बार शुल्क मालों की बिक्री के समय देना पड़ता था। शेरशाह ने अपने सूबेदारों और आमिलों को निर्देश दिया कि सौदागरों और यात्रियों के साथ हर तरह से अच्छा व्यवहार करें और उन्हें कोई हानि ना पहुंचाए। कोई सौदागर मर जाता तो उसके माल को गोया कि लावारिस मानकर जब्त नहीं किया जाता था। शेरशाह ने उन पर शेख निज़ामी का वाक्य लागू किया, कोई सौदागर तुम्हारे मुल्क में चल बसे तो उसके माल पर हाथ डालना गुनाह है। गांव के स्थानीय मुखिया यानी मुकद्दम और जमींदारों को शेरशाह ने सड़क पर किसी सौदागर को होने वाली हानि के लिए जिम्मेदार ठहराया। माल चोरी हो जाता तो मुकद्दम और जमींदार को उसका पता लगाकर उसे बरामद करना होता था या फिर चोरों और डाकुओं के ठिकानों का पता बताना पड़ता था, वरना उन्हें भी वही दंड दिया जाता जो चोरों और डाकुओं को दिया जाता था। सड़क पर कत्ल हो जाने पर भी यही कानून किया जाता था। दुष्टों के कामों के लिए बेगुनाहों को जिम्मेदार ठहराना एक बर्बर कानून तो है, पर लगता है यह कारगर रहा। अब्बास सरवानी की जीवंत भाषा में एक झुकी कमर वाली बूढ़ी औरत सर पर सोने के जेवरों का टोकरा लेकर यात्रा पर जा सकती थी, और कोई भी चोर या डाकू शेरशाह की ओर से दी जाने वाली सजा के डर से उसके पास आने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। शेरशाह के मुद्रा संबंधी सुधारों ने भी वाणिज्य और हस्तशिल्पों को बढ़ावा दिया। उसने पहले जैसे मिस्र धातु के खोट मिले सिक्कों की जगह एक समान मानदंड वाले सोने, चांदी और तांबे के सुंदर सिक्के ढलवाए। उसका चांदी का रुपया इतना सुंदर ढला हुआ था कि उसके बाद सदियों तक वह मानक मुद्रा बना रहा। पूरे साम्राज्य में मापतौल को प्रामाणिक बनाने के प्रयासों ने भी व्यापार और वाणिज्य को सहायता पहुंचाई। सल्तनत काल से चले आ रहे प्रशासनिक विभाग में शेरशाह ने कुछ अधिक परिवर्तन नहीं किया। अनेक गांवों से मिलकर एक परगना बनता था। परगना एक ठेकेदार के अंतर्गत होता था जो कानून व्यवस्था और सामान्य प्रशासन संभालता था, जबकि मुंसिफ या आमिल मालगुजारी की वसूली करता था। खाते फारसी और स्थानीय भाषा यानी हिंदी भी दोनों में रखे जाते थे। परगना से ऊपर शेख या सरकार होती थी, जो एक शिकदार ए शिकदारान, शिकदारों का शिकदार या फौजदार, और एक मुंसिफ ए मुंसिफान के अंतर्गत होती थी। लगता है कि इन हाकिमों के केवल पद नाम ही नए थे, क्योंकि परगना और शिक तो पहले के काल में भी प्रशासन की इकाइयाँ थे। कभी कभी अनेक सरकारों को मिलाकर सूबे बना दिए जाते थे, पर हमें यह नहीं पता कि सूबे थे कितने या सूबाई प्रशासन का ढर्रा क्या था। लगता है कि कुछ क्षेत्रों में सूबेदार सर्वशक्तिमान थे। बंगाल जैसे कुछ क्षेत्रों में वास्तविक शक्ति कबीलों के सरदारों के हाथों में थी और उन पर सूबेदारों का बस ढीला ढाला नियंत्रण होता था। जाहिर तौर पर शेरशाह ने सल्तनत काल में विकसित केंद्रीय प्रशासन तंत्र को ही जारी रखा, पर हमें इसके बारे में कुछ भी अधिक जानकारी नहीं है। शेरशाह मंत्रियों को अधिक अधिकार देने के पक्ष में न था। वह बेहद मेहनती था तथा तड़के सुबह से देर रात तक राज्य के मामले देखता रहता था। जनता की दशा जानने के लिए वह बराबर देश के दौरे भी किया करता था, लेकिन भारत जैसे विशाल देश के सभी मामले कोई एक व्यक्ति तो देख नहीं सकता था, चाहे वह कितना ही मेहनती क्यों न हो। शेरशाह द्वारा अधिकारों का अपने हाथों में अत्यधिक केंद्रीकरण करना कमजोरी का एक स्रोत था, और उसके हानिकारक प्रभाव तब देखे गए जब तख्त पर उसके जैसा कोई कुशल शासक न रहा। शेरशाह ने मालगुजारी व्यवस्था, सेना और न्याय पर विशेष ध्यान दिया। वर्षों तक अपने पिता की जागीर संभालने के कारण और फिर बिहार के वास्तविक शासक के रूप में शेरशाह सभी स्तरों पर मालगुजारी व्यवस्था की कार्यपद्धति को जानता था। कुशल प्रशासकों के एक दल की सहायता से उसने इस पूरी व्यवस्था को चुस्त बनाया। ज़मीन की उपज अब अनुमान पर या खेत या खलिहान में फसलों की बटाई पर आधारित नहीं रही। शेरशाह ने खेती की ज़मीन की पैमाइश माप जोख पर जोड़ दिया। यह फसली दर, जिसे राय कहते थे, तय की गई, जिससे विभिन्न प्रकार की फसलों
के लिए राज्य का भाग निर्धारित होता था। विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे बाजार दरों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे बाजार दरों के आधार पर इसे जब तब नकदी में भी बदला जा सकता था। राज्य का भाग उपज का 1/3 होता था। ज़मीनों को अच्छी, खराब और मझोली में विभाजित किया गया था। उनकी औसत उपज की गणना की गई और औसत उपज का 1/3 राज्य का भाग बन गया। किसानों के पास नकद या अनाज के रूप में भुगतान का विकल्प था। हालांकि राज्य नकदी को वरीयता देता था। बोई गई जमीन का क्षेत्र, फसलों के प्रकार और हर किसान के लिए देय राशि कागज पर दर्ज की जाती थी, जिसे पट्टा कहते थे, और हर किसान को उसकी जानकारी दी जाती थी। किसी को किसान से कुछ भी फालतू लेने की अनुमति नहीं थी। पैमाइश करने वालों को उनके काम के बदले जो मिलना होता था उसकी दरें भी तय करी गई थी या तय रहती थी। अकाल एवं अन्य प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करने के लिए प्रति बीघा 2.5 सेर की दर से एक महसूल भी लिया जाता था। किसानों के कल्याण का शेरशाह को बहुत ख्याल था। उसका कहना था, किसान लोग निर्दोष हैं, वे तो सत्ताधारियों के आगे झुक जाते हैं और मैं अगर उनका दमन करूंगा तो वो गांवों से भाग खड़े होंगे, जिससे मुल्क तबाह और वीरान हो जाएगा और उसे फिर से खुशहाल होने में लंबा वक्त लग जाएगा। उन दिनों कृषि के लिए ढेरों ज़मीनें उपलब्ध थी, इसलिए दमन की हालत में किसानों के गांव छोड़कर भागने का खतरा वास्तविक था और यह शासकों द्वारा किसानों के शोषण पर अंकुश लगाने में सहायक हुआ। शेरशाह ने अपने विशाल साम्राज्य के प्रशासन के लिए एक मजबूत सेना तैयार की। उसने कबीलाई सरदारों के अधीन कबीलाई फौज खड़ी करने के चलन का त्याग कर दिया। इसके बदले उसने सैनिकों की सीधी भर्ती करने का सिलसिला आरंभ किया। इसके लिए हर सैनिक के चरित्र की जांच की जाती थी तथा उसका विवरण यानी चेहरा लिखा जाता था। उसके घोड़ों की शाही निशान उसके घोड़ों को शाही निशान से दागा जाता था ताकि उनकी जगह घटिया नस्ल के घोड़े न लाए जा सके। लगता है कि शेरशाह ने इस दाग की व्यवस्था को अलाउद्दीन खलजी के सैन्य सुधारों से अपनाया था। शेरशाह की सेना की शक्ति यूं बतलाई गई है: सवार 1.5 लाख, तोड़ीदार बंदूकों या तीर कमान से लैस पैदल 25,000, हाथी 5,000 और तोप का एक समूह। उसने साम्राज्य के विभिन्न भागों में छावनियां बनवाई तथा प्रत्येक में एक भारी दस्ता नियुक्त किया। शेरशाह ने न्याय व्यवस्था पर अच्छा खासा जोर दिया। उसका कहना था कि न्याय धार्मिक अनुष्ठानों में सबसे उत्तम है तथा काफिर और मुसलमान इसका एक समान अनुमोदन करते हैं। चाहे ऊंचे अमीर हों, उसके अपने कबीले के लोग हों या उसके संबंधी हों, उत्पीड़कों को वह नहीं बख्शता था। न्याय के लिए विभिन्न स्थानों पर काजी नियुक्त किए गए थे, पर स्थानीय स्तर पर दीवानी और फौजदारी के मामले पहले की ही तरह ग्राम पंचायतों और जमींदारों द्वारा निपटाए जाते थे। न्याय प्रदान करने के मामले में एक बड़ा कदम शेरशाह के बेटे और उत्तराधिकारी इस्लाम शाह ने उठाया। इस्लाम शाह ने विभिन्न कानूनों को संहिताबद्ध किया और इस तरह काजियों पर निर्भरता समाप्त हो गई जो इस्लामी शरीयत की व्याख्या करते थे। इस्लाम शाह ने अमीरों की शक्तियों और सुविधाओं को कम करने और सैनिकों को नगद वेतन देने का भी प्रयास किया। इस्लाम शाह ने न केवल प्रशासन बल्कि राजस्व के मामले पर भी विस्तृत आदेश जारी किए, जिनका हर सरकार में पालन किया जाना आवश्यक था। अमीरों को बादशाह का जारी किया हुआ फरमान जब कहीं भेजा जाता था तो वहाँ के अमीर वर्ग को पूरे तामझाम के साथ खड़े होकर उसका स्वागत करना पड़ता था। इसमें कोई शक नहीं है कि शेरशाह एक उल्लेखनीय हस्ती था। अपने 5 साल के संक्षिप्त शासनकाल में उसने प्रशासन की एक ठोस व्यवस्था स्थापित की। वह एक महान निर्माता भी था। सासाराम में अपने जीवन काल में ही उसने अपने लिए जो मकबरा बनवाया वह वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। उसे पिछली वास्तुशैली का उत्कर्ष तथा बाद में विकसित होने वाली नई शैली का प्रस्थान बिंदु भी माना जाता है। शेरशाह ने दिल्ली में यमुना के किनारे एक नया नगर बसाया। इसमें अब सिर्फ पुराना किला और उसके अंदर स्थित सुंदर मस्जिद ही शेष बची है। शेरशाह विद्वानों को संरक्षण भी देता था। उसी के शासनकाल में हिंदी की कुछ सबसे सुंदर रचनाएं भी हुई, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत। धर्म के क्षेत्र में शेरशाह, जैसा कि उसकी सामाजिक और आर्थिक नीति से स्पष्ट है, कोई धर्मांध नहीं था। उल्मा पर तो इस्लाम शाह निर्भर था, ना शेरशाह। उल्माओं पर तो ना तो इस्लाम शाह निर्भर था और ना ही शेरशाह। हालांकि दोनों
उनका बहुत सम्मान करते थे। राजनीतिक कार्रवाइयों को उचित ठहराने के लिए कभी कभी धार्मिक नारों का सहारा लिया जाता था। पूरनमल और उसके सहयोगियों ने मालवा में रायसेन के किले को जब एक पक्का वादा मिलने के बाद खाली कर दिया, तब धोखे से उनकी हत्या इसी का एक उदाहरण है। स्पष्ट है कि शेरशाह ने किसी नई उदार धर्म नीति का आरंभ नहीं किया। हिंदुओं से जजिया लिया जाता था। उसका अमीर वर्ग लगभग पूरी तरह अफगानों पर आधारित था। लेकिन जब प्रशासन में दम आया तो राजस्व विभाग के ऊंचे पदों पर अधिकाधिक हिंदू नियुक्त किए जाने लगे, जिससे अफगानों में खलबली मच गई। ऐसा ही एक व्यक्ति टोडरमल था, जो अकबर के समय में दीवान आला के पद तक पहुंच गया। इस्लाम शाह के उत्तराधिकारी आदिल शाह के समय में हेमू, जिसे बाजार अधीक्षक यानी शोहने के रूप से अपना जीवन आरंभ किया, ऊपर उठकर वजीर के पद तक पहुंचा। इसी तरह अपने ठोस कबीलाई आधार के बावजूद अफगान राजसत्ता अपने आधार को धीरे धीरे बढ़ा रही थी और शासक वर्ग में गैर मुसलमानों को भी शामिल कर रही थी। पर बुनियादी परिवर्तन तो अकबर के साथ ही आया। धन्यवाद।